नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश से एक आईपीएस को बंगाल भेजा गया है ऑब्जर्वर के तौर पर। अब वहां पर उनके पहुंचते ही हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतना उछल रहे हैं कि ममता बनर्जी को ठोकने तक की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी एक तरफ तो नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण का जिक्र करती है और दूसरी तरफ इस तरह का चेहरा, घिनौना चेहरा, जहां पर एक मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा जा रहा है, उनके लिए किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। और हमने देखा टीएमसी की महिला सांसद के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ बीते रोज, अपने आप में ये निंदनीय कृत्य है। क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? क्या चुनाव जीतना ही सब कुछ रह गया है? जो इंसानियत है वो मर चुकी है? करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर बंगाल में अब मतदान का आखिरी फेज है, लेकिन उससे पहले अजय पाल शर्मा को वहां पर ड्यूटी पर भेज दिया गया। अब अजय पाल शर्मा पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी वाले उछलने लगे, कहने लगे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वहां पर पहुंच गया है, सिंघम आईपीएस पहुंच गया है। तो अजय आलोक हैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो उससे भी आगे निकल गए। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि डराएगा तो ठुकाएगा दीदी। ममता बनर्जी को टैग भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि कल आखिरी दौर का मतदान है और उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी इसी अंदाज में करती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर कोई नई चीज नहीं होगी, कोई इस तरह का हो हंगामा नहीं होगा, तो फिर उसको सफलता मिलेगी कहां से। हमारी वहां कई लोगों से बात हुई और हमने कुछ विजुअल भी देखे। वहां कई लोगों ने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री जी 10 दिन से जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री जिस प्रकार से 15 दिन से बैठे हुए हैं, लगातार वही हैं, पूरे देश की चिंता छोड़ दी है, तो पड़ोसी राज्य मणिपुर में भी एक आध दिन दे लें थोड़ा। वहां तो बड़ा हाहाकार है। आप नारी वंदन की बात करते हैं, नारी वंदन तो लेके आ रहे हैं आप, लेकिन नारी के साथ क्या सम्मान हुआ था वहां पे मणिपुर में, वो घटना कैसे भूल सकते हैं आप। तो उस पर भी तो ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है इनकी। इनको कोई कुछ कहता रहे, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। बात दूसरी ये है कि ये जिस प्रकार से विवाद जहां से शुरू हुआ है, ये आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश के अजय पाल शर्मा, और बहुत ही सुप्रसिद्ध अलग अंदाज के आईपीएस हैं ये। आप अगर देखें 2017 में ये तब चर्चाओं में आए थे जब ये शामली डिस्ट्रिक्ट के एसपी थे और बाबा की सरकार आई थी, और इन्होंने वहां पे लगातार लगभग 250 एनकाउंटर किए थे और बाबा ने इनकी पीठ थपाई थी। तब से ये बाबा की आंखों के तारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दुलारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रयोग करने के लिए वेस्ट बंगाल में भेजा है। अब ये साउथ परगना के ऑब्जर्वर हैं। अब मैंने तो अपने 3.5 दशकों के इतिहास में देखा नहीं है कि ऑब्जर्वर इस तरह से सड़कों पे उतर के घर घर जाके धमकाने का काम करें। अरे भाई, अगर कोई लग रहा है आपको अपराधी है, दोषी है, कोई चुनाव में खलल डाल सकता है, तो उसको अरेस्टिंग कराइए। अपने जो आपके अधीन लोग हैं उनको बोलिए इसको अरेस्ट करिए या एक्शन करिए। आप खुद ही वहां सड़क पे उतर के धमकी देंगे, उसकी जो है वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो आप क्या कोई सिंघम बने घूम रहे हैं? क्या फिल्म बना रहे हैं क्या? और क्या सब अधिकारी इस तरह से करते हैं क्या? आपका भी कोई प्रोटोकॉल है क्या? आपको भी कोई पूछने वाला है क्या कि आप खुलेआम इस तरह का कर रहे हैं? क्या इस पे भी चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा क्या? या खाली जो दूसरी पार्टी है, जो विपक्ष है, उसी पे चुनाव आयोग भी संज्ञान ले रहा है? दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो चाहे आईटी सेल हो, चाहे उनके प्रवक्ता हो, उनका तो काम ही यही है। अब ये तो जो इन्होंने किया किया, वो उससे भी आगे चले गए और वो ममता दीदी को ही कह रहे हैं कि ठोक देंगे, ये कर देंगे। अब वो किसको ठोकेंगे? क्या ममता दीदी को ठोकने की बात कर रहे हैं, या किसी कार्यकर्ता को ठोकने की बात कर रहे हैं, कह या रहे हैं किसी ना सर, उम्मीदवार को ठोकने की बात कर रहे हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रिजल्ट आने तक कहीं निपट ना जाए। अब हाँ, कौन तो क्या निपट जा किस रहा है? अजय आलोक किसको निपटाए दे रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि ये जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं, तो ये किसको निपटाने की बात कर रहे हैं, वो भी क्लियर करेंगे। और कैसे निपटाएंगे ये? तो ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से नंगई हमें इस दौरान दिख रही है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, जिस प्रकार से चीजें हो रही है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।
और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग अगर कोई दूसरी तरफ जरा-सा भी कुछ होता है, पत्ता हिलता है तो तुरंत एक्शन हो जाता है। और अगर पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ होती है, तो चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है और इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र पे सवाल उठता है और लोकतंत्र पे एक जो है ये सवालिया निशान लग जाता है कि क्या देश में इसी तरीके से चल रहा है? आज से पहले भी चुनाव आयोग था, इसके बाद भी चुनाव आयोग रहेगा और चुनाव आयोग का जब नाम आता है तो हमें अक्सर टीएन शेषन याद आ जाते हैं। नेता किसी भी पार्टी के हों, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ठोकने का काम तो वो करते थे। और उन्होंने दिखाया नेताओं को ठोक के किस तरह ठोका जाता है। अब ये अजय आलोक जी किस ठोकने की बात कर रहे हैं? क्या हमारे ज्ञानेश जी ठोक पाएँगे क्या? या दूसरा किसी ठोकने की बात कर रहे हैं? ये तो यही बता पाएँगे। क्योंकि क्या है कि आपका एक लेवल होता है, आपका एक प्रोटोकॉल होता है, ऑफिसर का भी प्रोटोकॉल होता है। तो सारी चीज़ें इस तरह से चली गई हैं। फिर इस पे रिएक्शन भी आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं, उन्होंने उसका जो अजय पाल शर्मा का जो ये वीडियो चल रहा है, कल दिन भर चला, आज सुबह उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर दिया है। उसमें कुछ और नारी वंदन की आप बात करते हैं, लेकिन रात को आप नाच-गाना करवा रहे हैं। उसमें भी जो है अभी पुष्टि इस बात की तो हुई नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि वो अजय पाल शर्मा की वीडियो है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ये पिछले दिनों में घटना हुई है, कि जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के तहत आप आम आदमी पार्टियों को धकेल के लेके आए हैं, उसमें राघव चड्ढा एंड टीम को आप लेके आए हैं, आम जनता में इसका भी एक रिएक्शन आपके खिलाफ जा रहा है। इसके खिलाफ भी लोगों में एक चर्चा है कि भई किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता चला रही है, तो उसका रिएक्शन भी जनता में है। दूसरा इस तरह की वीडियो देख के कल लोगों का क्या मन बनेगा, किस प्रकार से वोट डालेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट ये इस तरह की चीज़ें देख के देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के जुमले सुन के वोट देंगे? आप इस पे वोट लेना चाहते हैं? 15 साल की एंटी इन्कम्बेंसी ममता बनर्जी की है। 15 साल से ममता बनर्जी ने क्या विकास कार्य किए? क्या आपने वहाँ पे चीज़ें ऐसी की जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं? क्या आप अपना रोड मैप दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हमने 10 साल में 15 साल में यूपी में ये किया, दूसरा जो हमारा प्रदेश है हरियाणा में ये किया, हमने मध्य प्रदेश में ये किया, यही हम रोड मैप जारी करेंगे, वेस्ट बंगाल में आप हमें वोट दीजिए। तो मुझे तो लगता है ये तरीका होना चाहिए था। आप हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं, आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, आप तमाम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं, आप धमकाने की बात करते हैं, आप दीदी हो दीदी की बात करते हैं। तो क्या इस तरह से आप चुनाव जीतेंगे? और चुनाव जीत के फिर आप क्या करेंगे? आप क्या घुसपैठियों को भगाएँगे? क्या घुसपैठिए दिल्ली से, बिहार से भाग गए हैं? घुसपैठियों में आपकी 10 साल से सरकार है आसाम में, क्या आसाम से घुसपैठिए चले गए हैं? इस पे भी कोई आप श्वेत पत्र जारी करेंगे क्या? तो आपके पास कहने भर के लिए जुमले के अलावा कुछ नहीं है। आप कहीं दाल-पूड़ी खा रहे हैं, कहीं आप नौका विहार कर रहे हैं, तो इससे आप चुनाव अगर जीत रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि वो बंगाल का भी दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य है। आप शिक्षा संस्थानों की बात कीजिए, आप हेल्थ की बात कीजिए, आप तो ये करते हैं कि आपदा में अवसर ढूँढते हैं। जो एक रेप कांड हुआ था, फेमस रेप कांड एक वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हुआ था और हाँ उस जी सर। लड़की की माँ को आपने टिकट दे के कैंडिडेट बना दिया, आप उसका चुनावी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्या इस तरह से राजनीति चलेगी? क्या इस तरह से लोग जो है चुनाव हार-जीत का फैसला करेंगे? तो आप तो सीधा-सीधा राजनीति पे और नंगाई पे उतर आए हैं, अगर इस तरह से करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात राजनीति में नहीं है। जिस पार्टी को हम नैतिकता और सिद्धांतवादी पार्टी समझते थे, आज वो इस स्तर पे आ पहुँची है। हमें लगता है ये इस पार्टी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो लंबे समय से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, दो चीजें हैं सर। 29 तारीख के बाद कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि 4 तारीख बहुत कुछ तय करने वाली है। बंगाल का चुनाव, यहां पर हार जीत जो दूसरे राज्यों के चुनाव हैं उन पे जो है बहुत बड़ा असर डाल सकता है, ये कहा जा रहा है। अगर टीएमसी हार जाती है, ममता बनर्जी हार जाती हैं, तो दूसरे राज्य पंजाब से लेकर या फिर उत्तर प्रदेश तक फिर से रिटर्न होने तक जो है सारी चीजें जो है सत्ता पक्ष के हाथ में आ जाएंगी।
एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर ये कहा जा रहा है। और अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो कहीं ना कहीं होप रहेगी, लोग ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु, अगर आपको देखना है तो आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एसआरआई की जो प्रक्रिया हुई है, एसआईआर की जो प्रक्रिया बंगाल में हुई है, वो पूर्ण हुई नहीं है। अभी भी लगभग 14 लाख लोग हैं जो एसआरआई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और उसमें मैं तो ये कहता हूं, मैं तो बार बार सवाल उठाता हूं कि उन 14 लाख में अगर 14 लोग भी ऐसे हैं जिनको मत का अधिकार होना चाहिए और वो बाद में ये बात सिद्ध कर देते हैं, तो उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी चीज, अगर आप एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं तो आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। तीसरी चीज ये है कि क्या बदल जाएगा? बदल ये जाएगा कि ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं तो तत्काल दिल्ली आएंगी और दिल्ली में इनके नाक में दम करेंगी, और वो चुनाव जीत जाती हैं तो फिर वो बंगाल में रहेंगी तो थोड़ा इनको शांति मिल सकती है। मेरा आकलन तो ये है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतना चाहती है, अगर वो वेस्ट बंगाल में चुनाव जीत जाती है तो उसके हौसले बुलंद होंगे, और फिर चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जहां जहां उनकी सरकार नहीं है, उनका जो अश्वमेघ घोड़ा दौड़ रहा है वो और तेजी से दौड़ेगा। और फिर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में भी जहां आपसी मतभेद पार्टी के अंदर है, तो सामने वालों को भी तत्काल जो है रगड़ दिया जाएगा या उनको जो है कुचल दिया जाएगा और वहां पे अपना आधिपत्य जमाया जाएगा। ये प्रक्रिया सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो तलखी है, दिल्ली मचल रही है मसलने के लिए लखनऊ को। तो क्या वो लखनऊ में इस तरह का चीजें करके उनको गोरखपुर भेज के दिल्ली से ही शासन चलाएगी लखनऊ का? इस तरह से कुछ होगा क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आप देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो बहुत कुछ बदलेगा, और अगर हारती है तब भी बदलेगा। देश की राजनीति में आपको एक बड़ा बदलाव वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद दिखेगा कि देश की राजनीति किस प्रकार से जा रही है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जैसे ममता बनर्जी का क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भी किस तरह का बचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दमन चक्र है वो क्षेत्रीय दलों पर भी चलेगा। आइए एक हिसाब से देखिए, आप बिहार का जो क्षेत्रीय दल था लालू प्रसाद यादव का, काफी हद तक वो खत्म हो चुका है, और अगले 5 साल में वो बचेगा, उसमें कुछ दम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात है। दूसरा, आप अगर कहीं भी देखें, उड़ीसा में देखें क्षेत्रीय दल समाप्त हो गया है। आप महाराष्ट्र में देखें क्षेत्रीय दल समाप्त हो गया है। आप अगर कहीं भी देखते हैं, आज अकाली दल की जिसकी सरकार कई बार पंजाब में रही, आज वो समाप्ति के कगार पे है। तो धीरे धीरे सब क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखिए, मायावती का दल समाप्त है। एक समय पे ये हो गया था, राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, यूपी के अलावा कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई थी। आज वो खतरे में है, उनका अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है, एकमात्र विधायक है। दूसरा जो क्षेत्रीय दल बचता है, जो आज की डेट में एक मजबूत दिखाई दे रहा है, वो क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी है। अब वो कब तक बचता है, किस तरह से बचता है, वो देखने वाली बात है कि यूपी में कितना मजबूती वो इस विधानसभा चुनाव में दिखाता है। उस पर निर्भर करेगा कि वो दल बचेगा या नहीं बचेगा। आप सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से होता है जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो 3 बार सत्ता से बाहर रहने के बाद कोई भी दल जो है वो हर लिहाज से कमजोर पड़ जाता है। उसके कार्यकर्ता 15 साल बिना सत्ता से के रहते हैं, उनके खर्चे पानी है, वो बाहर चले जाते हैं, एज फैक्टर हो जाता है, नए लोग आ जाते हैं, बहुत सारे बदलाव आपको दिखाई देते हैं। इसलिए फिर उस दल में इतना दम रहता नहीं है। आपने कांग्रेस की स्थिति देखी कि कांग्रेस में यही हुआ कि सत्ता से 20 साल बाहर रहने के बाद वो दल ही समाप्त हो गया। आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, आज कोई नाम लेवा कांग्रेस का नहीं है। नहीं तो सारे दल तो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, कांग्रेस से ही अधिकतर दल निकले हैं। आप अगर एनसीपी की बात करें, तृणमूल की बात करें, ये तो 100% कांग्रेस से कुछ रोज पहले ही निकले हैं बाहर, और आज अपना एक आधिपत्य इन्होंने बना लिया था, चाहे एनसीपी महाराष्ट्र में हो और चाहे आपकी तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हो। लेकिन आज कहाँ एनसीपी पहुंच गई? और क्या अगर सत्ता से बाहर होती है तृणमूल कांग्रेस, तो वो कब तक और कितने दिन सरवाइव करेगी? ये सारी चीजें देखने वाली और विश्लेषण करने वाली है। जी।
अच्छा, बंगाल चुनाव में एक छोटा सा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का शासन जो है वो ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आनी नहीं चाहिए। तो फिर वो कहीं ना कहीं बीच में फंसकर ममता बनर्जी का खेल तो नहीं बिगाड़ रहे हैं? क्या इतनी ताकत है कि वो ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ पाए और भारतीय जनता पार्टी क्या उसका फायदा उठा पाए? क्योंकि बीजेपी तो राहुल गांधी का बयान कोट करते हुए ट्विटर पर लिख रही है, शुक्रिया राहुल गांधी जी। मतलब ये चीजें भी हो रही हैं बंगाल के अंदर। नहीं, इसमें हिमांशु आपको देखना होगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके चैनल पे भी कह चुका हूं कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस तलाश में है कि अगर हमारा जो दुश्मन है और वो हमारे जो छोटे-छोटे दुश्मन पूरे देश में हैं, उनका अगर सफाया कर रहा है, उनका खात्मा कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आने वाले समय में हमें मिलेगा। अगर जो स्थानीय दल हैं, उनका वर्चस्व खत्म होता है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को लीड मिलेगी आने वाले टाइम में। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और कहीं न कहीं बड़ी पार्टी है, तो कहीं न कहीं उसको फ़ायदा मिलेगा और इसीलिए कांग्रेस भी मूक दर्शक बनी हुई है, मूक समर्थक भारतीय जनता पार्टी का बनी हुई है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है, क्योंकि दुश्मन तो वो कांग्रेस के भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक दुश्मन हैं, लेकिन लंबे समय में तो वो कांग्रेस के भी दुश्मन हैं। तो इसलिए कांग्रेस भी अंदर ही अंदर चाहती है कि अगर क्षेत्रीय दल समाप्त होते हैं, तो आने वाला कल कांग्रेस के लिए भी सुनहरा होगा। और इसीलिए कांग्रेस कोशिश करती रही है, चाहे वो आप दिल्ली लीजिए, चाहे वो आप गुजरात लीजिए, चाहे वो यूपी लीजिए, चाहे वो बिहार लीजिए, वो करती तो है, लेकिन वो पूर्ण रूप से कुछ कर नहीं पा रही है। खासकर जो 2 विशेष राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ दिखा नहीं पा रही है। प्रियंका गांधी को भी उतारा गया उत्तर प्रदेश में, सारे फॉर्मूले कराए गए, पीके को भी लाया गया, तमाम शाम दाम दंड भेद कांग्रेस ने भी कहे, लेकिन कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस की सत्ता 10 साल केंद्र में रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में अपना पार्टी का अस्तित्व वापस लाने में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई। तो कांग्रेस भी जानती है कि क्षेत्रीय दलों को हटाना इतना आसान नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हटा रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा और कांग्रेस से ही फिर भाजपा को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आ गई है और अगले 50 साल वही रहेगी। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है और फिर अल्टीमेटली कांग्रेस ही जो है उनको बाहर करेगी। आप देखिए साउथ के जो राज्य हैं, कर्नाटक आप देख लीजिए, जैसे कि उत्तर इधर हिमाचल में पहाड़ पे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है। तो इस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस की और भाजपा की जब सीधी टक्कर होती है, तो कई जगह कांग्रेस को सफलता मिलती है। आपने देखा कर्नाटक में सफलता मिली, हिमाचल में सफलता मिली, तो कांग्रेस और भाजपा अगर लड़ेंगे तो चांस ज्यादा बनते हैं। अगर क्षेत्रीय दल होता है तो वहां पे ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और कांग्रेस को अक्सर नुकसान होता है। तो इसलिए कांग्रेस भी मूक समर्थन दे रही है भाजपा को कि क्षेत्रीय दल को समाप्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और एक निवेदन भी है कि अगर आप बंगाल के वोटर हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप जरूर जाएं, वोट डालें, क्योंकि कल चुनाव है, मतदान है और भारी संख्या में मतदान से आप जो है अपनी सरकार चुनते हैं, तो इस फर्ज को निभाना मत भूलिएगा। और जिस तरह से पहले चरण में 93% वोटिंग हुई है, इस चरण में भी उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल के लोग निकलेंगे। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके फेवरेट उम्मीदवार हैं, उनको जाकर आप वोट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।